आज शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के जो सदस्य देश हैं उनके रक्षा मंत्रियों की बैठक होनी है। इनकी अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, आतंकवाद पर अंकुश और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर जोर रहेगा। आपको बता दें कि कई देशों के रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज इनकी अहम बैठक होनी है। इसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, बेलारूस के अलावा 4 अन्य मध्य एशियाई देशों के रक्षा मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले भी गुरुवार को यानी कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अलग अलग देशों के रक्षा मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की है। इसमें चीन के रक्षा मंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात अहम रही। लेकिन आज एससीओ के जो सदस्य देश हैं उनके तमाम रक्षा मंत्री जो पहुंचे हैं भारत अतिथि बनकर, उनसे आज मुलाकात होगी। कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। उधर सूडान में फंसे आधे से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया है। बाकियों को भी निकालने की कोशिशें जारी हैं। ये जानकारी विदेश सचिव विनय ने दी है। इस बीच सूडान से जेद्दाह लाए गए भारतीयों को स्वदेश लाने का सिलसिला जारी है। सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब के शहर जेद्दाह से अब तक करीब 600 भारतीयों को देश लाया जा चुका है। जो बचकर लौट आए हैं वे अपने को खुशकिस्मत मान रहे हैं। हम लोग तो बहुत परेशान थे 15 तारीख से। उसके बाद सरकार ने बहुत जल्दी कार्रवाई की। बहुत बढ़िया सरकार काम किया। हाँ, खुश है। हमारा भारत देश महान है। जो तकलीफ थी वहाँ पे आप महसूस कर रही है, थोड़ी राहत हो गई है घर पहुँचने के बाद? राहत है। ऑपरेशन कावेरी कुछ इस तरह चल रहा है। सूडान के हिंसा वाले इलाकों से भारतीयों को निकालकर उत्तरी खार्तूम में एक अपेक्षाकृत सुरक्षित इलाके तक लाया जा रहा है। फिर वहाँ से 850 किलोमीटर के कॉरिडोर के जरिए उन्हें पोर्ट सूडान पहुंचाया जा रहा है। पोर्ट सूडान में भारतीय नौसेना के 3 पोत तैनात हैं, जिनके जरिए भारतीयों को सऊदी अरब के शहर जेद्दाह पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के विमान भी पोर्ट सूडान से भारतीयों को लेकर जेद्दाह पहुंचा रहे हैं और फिर जेद्दाह से भारतीयों को अलग अलग विमानों के जरिए भारत लाया जा रहा है। Embassy's principal thrust and Government of India's इन सारी कोशिशों में दूतावासों का पूरा जोर और भारत का ध्यान वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सलाह और सहायता देना है ताकि वो सुरक्षित रहें और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। move them, help them move to secure locations. विदेश मंत्रालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से बताया है कि सूडान में करीब 3500 भारतीय हैं। इनके अलावा भारतीय मूल के करीब 1000 लोग हैं जो दशकों से वहां बसे हैं। सूडान की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच 15 अप्रैल से गृह युद्ध शुरू हुआ। भारत सरकार ने बिना समय गंवाए भारतीयों को निकालने की योजना पर काम शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने इस बाबत बैठक की और विदेश मंत्री ने सऊदी अरब समेत कई देशों से बात की। बेहतर तालमेल के नतीजे के जरिए ही भारत को भरोसा है कि जल्द ही बाकी बचे भारतीयों को निकाल लिया जाएगा। मुंबई से सुनील सिंह के साथ नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के करीब 50 लाख कार्यकर्ताओं को कल संबोधित किया। यह संबोधन कर्नाटक चुनाव को लेकर हुआ और इस संबोधन में पीएम मोदी ने जीत का मंत्र इन कार्यकर्ताओं को दिया। कर्नाटक के 58,112 बूथों के तमाम कार्यकर्ताओं, जिनकी संख्या करीब 50 लाख बताई जा रही है, उनके लिए संबोधन रहा। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बूथ की जीत ही पार्टी की जीत सुनिश्चित करती है। विकास की डबल रफ्तार बीते 9 वर्षों का देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है।
हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। अगर यहां ऐसी सरकार आएगी जो बात बात पर केंद्र सरकार से लड़ती रहेगी, योजनाओं को रोकती रहेगी, जनता जनार्दन का जो भी हो जाए उनकी राजनीति चलते रहे, अगर यही हुआ तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को वो लटकाती रहेगी। कर्नाटका में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है और मुझे विश्वास है हर बूथ पर किया गया आपका प्रयास बीजेपी को कर्नाटका में रिकॉर्ड सीटों से जिताएगा। जब बूथ विजयी होता है तब चुनाव में विजय अवश्य मिलती है। बूथ पर विजय दिलाने की आपकी भावना ही पार्टी को चुनाव जिताती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मिटाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत रही है। 2014 के बाद करप्शन से लड़ाई में कितना तेजी आई है ये पूरा देश देख रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल का जो त्रिशूल है ना, इस त्रिशूल ने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार किया है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल को बड़ी सफलता मिली है। एनडीपीसी एक्ट में पुलिस 10 करोड़ के करीब की संपत्ति जब्त करवाने में सफल रही। साल 2022 में मुंबई की एंटी नार्कोटिक सेल ने 4,865 करोड़ की ड्रग्स बरामद कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में यह पता चला कि ड्रग्स की काली कमाई से आरोपी ने बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई हैं। उन संपत्तियों की पहचान कर अब पुलिस उन्हें जब्त करवा रही है। ड्रग्स के काले धंधे में इतनी कमाई है कि एक आरोपी ने काले पैसे से मुंबई, नालासोपारा और गुजरात के अंकलेश्वर में करोड़ों की संपत्ति बना ली। लेकिन अब उसकी ये सभी संपत्तियां साफेमा यानी स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स कानून के तहत जब्त कर ली गई हैं। इसमें अब तक 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मालमत्ता जो एक्यूज की है, अब तक हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंफर्म करवा पाए हैं। इसमें दहीसर में जो 2 ऑफिस प्लेसेस है वो है, वैसे गुजरात में जीआईडीसी में 5,000 स्क्वायर फीट का और नालासोपारा में एक कमर्शियल प्लेस है। दरअसल साल 2022 में मुंबई की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 2,428 किलो ड्रग्स बरामद किए, जिनकी कुल कीमत 4,856 करोड़ रुपए थी। मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके सरगना प्रेम प्रकाश सिंह ने ही काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति बनाई। मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अदानी समूह की कंपनी एसीसी लिमिटेड ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुई तिमाही और वित्तीय वर्ष के नतीजों की घोषणा की है। एबीआई टीडीए में 40% का इजाफा हुआ है। शुद्ध राजस्व 6% बढ़कर 4,791 करोड़ रुपए हुआ। एडीसी लिमिटेड के सीईओ अजय कपूर ने कहा कि आने वाली तिमाहियों में मजबूत प्रदर्शन की यात्रा जारी रहेगी। बिहार
बिहार के सहरसा जेल से पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई हो गई है। आनंद मोहन को कल तड़के ही सहरसा जेल से छोड़ दिया गया। प्रशासन ने तड़के रिहाई का फैसला किसी तरह के हंगामे से बचने के लिए लिया। हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे की रिपोर्ट देखिए। हत्या के दोषी आनंद मोहन सिंह रात के अंधेरे में सुबह से पहले जेल से बाहर निकले। 16 बरसों के बाद उनको सहरसा जेल से रिहाई मिली। बिहार सरकार के एक अहम कानून को बदलने की वजह से ऐसा संभव हुआ। डॉन से नेता बने आनंद मोहन सिंह ने 1994 में एक भीड़ को उकसाया, जिसने एक आईएएस अफसर गोपालगंज के कलेक्टर जी कृष्णैया की हत्या कर दी। आनंद मोहन सिंह की रिहाई ने बिहार में एक राजनीतिक भूचाल ला दिया है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार ने 2024 के चुनाव में राजपूत वोट लेने के लिए ऐसा किया। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं ने रिहाई का स्वागत किया है। आपने जेल मैनुअल को ट्वीक किया, उसमें संशोधन किया, उसमें सुधार किया। केवल 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए अपराधियों को छोड़ा गया। लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि ये सब कानूनी तरीके से हुआ है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो लिया अपने सजा काट। बिहार के मुख्य सचिव, जो एक आईएएस अफसर ही हैं, उन्होंने रिहाई को सही ठहराया है और कहा है कि आनंद मोहन की पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ही ऐसा किया गया है। हर व्यक्ति को, हर संगठन को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कृष्णैया का परिवार एक बार फिर सदमे में है। आईएएस अफसरों का संगठन भी नाराज है। सहरसा में आनंद मोहन के समर्थक उनको अपना नायक की तरह पेश कर रहे हैं। ये एक अच्छे इंसान है, राम जी हैं हमारे, और ये जो निकले हैं और बहुत कुछ होने वाला है, इस समाज का कल्याण होने वाला है, और ये वो एक जनमानस के नेता है। अकेले सहरसा ही नहीं, आनंद मोहन सिंह के पुश्तैनी गांव में एक झलक के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उनका कहना है कि ये उनके लिए राम के वनवास से वापस आने की तरह है। हालांकि उनके गांव में भी हर कोई इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। तो आप भी राजपूत हैं? आप राजपूत हैं, तो आप वोट देंगे इनके नाम पे? क्यों नहीं देंगे? हाँ, सरकार को वोट देंगे इनके नाम? इनके नाम पर वोट देंगे। आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद दावा करता है कि उसके पिता को गलत तरीके से फंसाया गया। सहरसा से तनुश्री पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चुनावी साल में आरक्षण के आंदोलन से राजस्थान की कांग्रेस सरकार मुश्किलों में दिखाई देती है। जिस माली समुदाय से मुख्यमंत्री आते हैं, उसके लोग अब अलग कोटे की मांग कर रहे हैं। 6 दिन से भरतपुर में आंदोलनरत है। जयपुर भरतपुर राजमार्ग पे माली, सैनी, कुशवाहा और मौर्य समाज आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वैसे ये ओबीसी में आते हैं, लेकिन इन्हें अलग से आरक्षण चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद माली समाज से हैं और ऐसे में आरक्षण की ये मांग उनके गले की हड्डी बन गई है। आरक्षण आंदोलन ने एक और मोड़ लिया जब आंदोलन स्थान से कुछ दूर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। अब आंदोलनकारी कह रहे हैं कि उनके परिवार को भी मुआवजा मिले। निर्णय रहेगा कि हम जब वार्ता करने गए थे तो हमारा जो आंदोलनकारी था यहाँ सुखी था, बिल्कुल सही थे, स्वस्थ थे। उस जब हमको सुबह पता लगा कि हमारा एक मोहन सिंह, हमारा भाई शहीद हो गया है, तो अब उसकी जो यहाँ आने के बाद रणनीति बदल चुकी है। क्योंकि जो वहाँ सरकार से जो पॉजिटिव वार्ता हुई थी, लेकिन अब मोहन सिंह ने जो जहाँ शहादत दी है, जो बलिदान दिया है, उसको समाज भूल नहीं सकता। उसके लिए समाज ने जो फैसला किया है कि 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा तब तक नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन चलता रहे। फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय से अफसरों ने मामला ओबीसी कमीशन पे डाल दिया है। उनका कहना है वो केंद्र को चिट्ठी लिखेंगे कि इस बार जनगणना में जातिवार जनगणना भी हो, इसके बाद आरक्षण की मांग को देखा जाएगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बात एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रहे कमाल खान की। उनको गुजरे हुए करीब 1.25 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनकी यादें अब भी उतनी ही ताजा हैं। कमाल खान के शहर लखनऊ में उनके यादों के चिराग कल शाम जले तो अंधेरे में चारों तरफ वैसा ही उजाला फैल गया जैसा वो अपनी खबरों, अपनी आवाज और अपने नफीस लहजे से बिखेरा करते थे। खबरों की दुनिया में उन जैसा लफ्जों का जादूगर शायद ही कभी हुआ हो, जो अपनी मध्यम आवाज में तलक से तलक बात भी ऐसे दिलकशी से कह जाता था कि किसी का दिल नहीं दुखता था। आज के दौर में उनकी कमी बेहद खलती है, खासकर एनडीटीवी के परिवार को, जिसका वो अटूट हिस्सा थे। लफ्जों के इस जादूगर को याद करने जावेद अख्तर भी आए और अपने अंदाज में कमाल खान और उनके प्यारे शहर लखनऊ की बातें की। और जितने शौक से वो खिलाते थे, मेरे को नहीं याद आता कि मैंने ऐसी यहाँ कोई हैरत की बात नहीं है कि वो लखनऊ के जो बेहतरीन रवायात है, जो बेहतरीन ट्रेडिशन थे, वो एक पर्सोनिफिकेशन कमाल साहब उसके बने। मैं उन्हें ज़ाती तौर से नहीं जानता। आज कितने चैनल हैं, सुबह से शाम तक चलते रहते हैं और हर चैनल में 8-10 तो हैं ही एंकर्स और कंपेयर करने वाले लोग, उनकी तो कमी नहीं है। वो इंसान जिससे मेरे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं थे, अगर मुझसे किसी ने कहा कि भाई आप पैसा जलसा है वहाँ जाएंगे, वो क्या चीज़ थी मुझे लाई। मैं भी बहुत बिजी बेकार कामों में रहता हूँ। असल में ज़्यादा बिजी रहने वाले से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, इसके मतलब इसके हालात ठीक नहीं, बेचारा बहुत बिजी। सब जब आप बहुत कामयाब तो आप आराम से बैठते हैं। तो ये एक इंस्टिंक्ट है। बहुत सारे आते हैं स्टेज पे और स्क्रीन पे बोलने वाले, लेकिन कोई बात कमाल खान में थी कि जो कन्वे होती थी कि ये आदमी डायलॉग नहीं बोल रहा है, ये आदमी पंचलाइंस नहीं बोल रहा है, ये आदमी वो बोल रहा है जो इसके सच्चे दिल से निकल रहा है। इसके अंदर कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई ड्रामेटिक बात नहीं कर रहा। ये आपको वो सच्चाई आपका इंस्टिंक्ट बताता था कि है, और वही सच्चाई की इज्जत मुझे आज लखनऊ लाई। आज के दिन लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। हम लोग जब रात में ऑफिस से घर आते थे, मैं और कमाल, तो बहुत चीज़ें सुनते थे और बहुत चीज़ें देखते थे। तो वैसे जावेद साहब के करोड़ों फ़ैन हैं, कमाल बहुत बड़े फ़ैन थे जावेद साहब के, और बहुत रात में हम लोग कई बार आपकी इंटरव्यूज़, कई बार नज़्म सुनकर सोते थे, और सुबह मैं थोड़ा देर में उठती थी, कमाल जल्दी उठ जाते थे। तो बहुत बार हम अपने मोबाइल पे कमाल कुछ सुनते रहते थे, अलग अलग चीज़ें। तो बहुत बार सुबह होती थी आपकी आवाज़ सुनकर। तो आज वैसे तो कमाल हमेशा याद आते हैं, लेकिन आज के दिन बहुत याद आ रहे हैं कि अगर वो होते और आपको यहाँ देखते तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते।